अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? फ्रेडरिश मिशर ने की थी। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिश मिशर। किस में से किया था बेटा इन्होंने? पस सेल में से किया था। और जब पस सेल में से किया था तो इन्होंने इसका नाम उस टाइम पे क्या रखा था? न्यूक्लिन नाम रखा था। फिर बाद में करेक्टर पता लगा कि ये इसका नेचर जो है वो कैसा नेचर है बेटा? एसिडिक नेचर है, जिसकी बेसिस पे इसका नाम न्यूक्लिन से क्या रख दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिश मिशर। पस सेल में से किया था, नाम न्यूक्लिन रखा था। न्यूक्लिन नाम रखने के बाद इसका एसिडिक करेक्टर की बेसिस पे क्या कहा गया कि ये क्या है बेटा? एक न्यूक्लिक एसिड है। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड से बन रहा है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बन रहा है, लिपिड ग्लिसरॉल फैटी एसिड से बन रहे थे, तो न्यूक्लिक एसिड किससे बने बेटा? ये कंपोज हुए हुए होते हैं। किससे? ये हमारे पास कंपोज हुए हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लिक एसिड की छोटी यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? ये एमसीक्यूज में भी आता है, ये डेफिनेशन में भी आता है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तीन चीज से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या क्या? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर कौन कौन सी हो सकती है बेटा? डीऑक्सी राइबोस शुगर भी हो सकती है और हमारे पास राइबोस शुगर भी हो सकती है। तो दो तरीके की शुगर हो सकती है, पेंटोस डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर। नाइट्रोजीनस बेसिस जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास नाइट्रोजीनस बेसिस प्यूरीन है, दूसरा हमारे पास होता है बेटा पायरामिडीन। प्यूरीन में क्या क्या आ जाएगा? एडिनिन एंड गुआनिन। पेपर में एमसीक्यूज आता है कि भाई गुआनिन जो है वो कौन सी नाइट्रोजनस बेस है? प्यूरीन है। इसके अलावा अगर हम पायरामिडीन की बात करें तो साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल, ये हमारे पास कौन सी हैं बेटा? पायरामिडीन्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड हमने कहा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन तीन चीज से मिलकर बनता है। पेंटोज शुगर दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस अगेन दो टाइप की होती है, हमारे पास प्यूरीन होती है, दूसरी होती है पायरामिडीन। प्यूरीन कौन कौन सी? एडेनिन एंड गुआनिन। पायरामिडीन कौन सी है? साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? ये क्या कहला रहा है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स होती हैं। क्या न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स है बेटा? न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बेटा तीन तरीके के, कौन कौन सा हमारे पास? एक है हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक है हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड, और एक लास्ट हमारे पास क्या हो गया बेटा? पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या समझ आ रहा है हमारे कि मोनोन्यूक्लियोटाइड वो जो कि आपके पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड से बने हुए, जो दो न्यूक्लियोटाइड से बने वो क्या कहलाएंगे? डाई। डाई का मतलब क्या होता है? टू। और पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। तो सिंगल है हमारे पास तो मोनोन्यूक्लियोटाइड, दो अगर न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड, अगर दो से ज़्यादा या बहुत सारे आपके पास जोड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तीन क्लासिफिकेशन हो गई। मोनोन्यूक्लियोटाइड हमें पता लग गया सिंगल, ये हो गया हमारे पास दो, ये हो गया बहुत सारे होते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल क्या है हमारे पास? एटीपी। मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल क्या है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या है बेटा? ये देखो, ये आ गया एडिनोसिन, एडिनोसिन से कितने? ट्राई, तीन फॉस्फेट लगे हुए। ये कितने फॉस्फेट आ गए? तीन फॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या कहा हमने? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या कह रही हूँ बेटा? तो ये एटीपी कहला रहा है। अगर मैं कहूँ इसमें से एक फॉस्फेट को रिमूव करवा दूँ तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी के अंदर। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? फॉस्फेट के अंदर। हम एटीपी को क्या मानते हैं? हम एटीपी को कहते हैं इट इज़ एनर्जी करेंसी। क्या है हमारे पास? इट इज़ एनर्जी करेंसी। क्या मतलब बेटा? एटीपी एनर्जी करेंसी है कि एटीपी टूटेगा तो एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और एटीपी के टूटने से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर हम जूल में बात करें तो क्या कहेंगे? 31.8 किलो जूल पर मोल।
तो दो चीज़ें हो गई। हमने क्या कहा कि एटीपी जब भी टूटेगा एडीपी और फॉस्फेट में एनर्जी निकलेगी, और ये एनर्जी कितनी होगी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या 31.8, ये दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, या फिर 31.8 किलो जूल पर मोल। ये दो आपके पास वैल्यूज़ हैं, अगर जूल में पूछेंगे तो ये, अगर कैलोरीज में पूछेंगे तो ये, ठीक है। अब यही एनर्जी क्या है बेटा, ये जो एनर्जी रिलीज हुई एटीपी के टूटने से, इसको हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें अगर साइक्लोसिस करवानी है, मूवमेंट करवानी है सेल की, तो ये होगा। उसके अलावा हमारे पास फ्लैजिला की मूवमेंट करवानी है, अगर मुझे सेल डिवीजन करवाना है, तो डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंट फंक्शंस के अंदर हम इस एनर्जी को इस्तेमाल करें। सेल के अंदर कोई भी चीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है बॉडी में, एटीपी करवा रहा है, और एटीपी कैसे करवा रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, और इस एनर्जी को हम हर फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हमें लिपिड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए, या कार्बोहाइड्रेट, जो चीज़ करनी है, कुछ भी करना है, एनर्जी जिसके लिए चाहिए होगी, वो क्या करेगा बेटा, एटीपी टूटेगा और एनर्जी दे देगा। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मुझे एटीपी बनाना है तो एडीपी और फॉस्फेट जब भी जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास बदले में बेटा, एटीपी बन जाएगा। क्लियर हो गया। एटीपी टूटेगा, किस में टूटेगा, एडीपी में टूटेगा। अगर मैं एडीपी को तोड़ूं, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, कितने फॉस्फेट रह गए, 2, तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बात है। एटीपी टूटेगा एडीपी में, अगर एडीपी को तोड़ूंगी तो किस में टूटेगा, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दिस इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। पेपर में जो फर्स्ट ईयर देखने बेटा, उसमें रीज़न आता है कि एटीपी को हम एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं। भाई हमारे करेंसी क्या होता है जिससे हम हर चीज़ खरीद पाते हैं, ठीक है। हमारे पैसे, हमारा पैसा क्या है बेटा, ये करेंसी हमारी, ठीक है, रुपया जिसको हम कह रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़। तो एटीपी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारी बॉडी की करेंसी क्या है, हमारी बॉडी में भी अगेन सब काम करवाने पैसे चाहिए। हमारी बॉडी का पैसा असल में क्या है बेटा, एटीपी। इस वजह से इसको करेंसी माना जा रहा है कि हमें कुछ भी काम करवाना है, जिस चीज़ की, जिस एनर्जी, जिस पैसे की जो हमें ज़रूरत पड़ेगी खर्च करने के लिए, वो हमारे पास क्या होगा, एटीपी होगा। यहाँ पे ये रीज़न हो गया है कंप्लीट। और मोनोन्यूक्लियोटाइड बस याद रखना कि एटीपी हमारे पास एग्जाम्पल है मोनोन्यूक्लियोटाइड की। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, डाइन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं बेटा, 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़े, तो वो क्या कहला रहे हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड। ये ज़्यादातर कैसे रिएक्शन में काम करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में काम करते हैं। क्या होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और क्या होती है साथ में रिडक्शन भी होती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो डाइन्यूक्लियोटाइड ज़्यादा किस में इन्वॉल्व है, रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है। और ये किससे ड्राइव हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादातर, ये वाइटामिन से आ रहे हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करूँ आपके पास बेटा एक और चीज़ है कि ये क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। किसके कैरियर हैं, H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन की। समझाती है इसका मतलब क्या है। हमने एग्जाम्पल में क्या कहा, इसकी एग्जाम्पल ले लें NAD के अंदर NAD पॉजिटिव। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, देखो हम 2H2 दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2। तो NAD पॉजिटिव को कन्वर्ट करना है किस में, NADH2 के अंदर। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे 2 हाइड्रोजन, ये 2 H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स देने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। तो NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल है आपके पास FAD के अंदर अगर मैं कहूँ अगेन इसको क्या देना है मैंने, 2H पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 के अंदर हो जाएगा। तो बेटा ये क्या कंटेन कर रहे हैं, ये NADH2 एंड FADH2 किसकी एग्जाम्पल है, डाई न्यूक्लियोटाइड की। और NAD और FAD, NAD कौन सा बेटा, NAD जो है वो निकोटिनिक एसिड इस विटामिन से आ रहा है। हमने क्या कहा कि ये बन किससे रहे, विटामिन से। तो NAD कौन से विटामिन से आ रहा है, निकोटिनिक एसिड एक विटामिन है। और FAD कहाँ से आ रहा है बेटा, फ्लेविन एक विटामिन है। तो ये विटामिन से ड्राइव हो रहे हैं। ये लाइंस देखो मैंने क्या कहा, ये डाइन्यूक्लियोटाइड बन किससे रहे, विटामिन से ड्राइव होकर आ रहे हैं। तो यही विटामिन FAD की फॉर्म में या NAD की फॉर्म में 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, NADH2 या फिर FADH2। NADH2 एंड FADH2 किसकी एग्जाम्पल है, डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल है। और मजीद मैंने क्या कहा था कि ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड है ये 2H पॉजिटिव मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करें। कैसे, अगर वही सेम मैं कहूँ कि NADH2 मेरे पास डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसको तोड़ूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, NAD, 2 प्रोटॉन्स निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन कैरी किया अपने साथ। तो जब भी जरूरत होगी NADH2 को तोड़ूंगी तो मुझे बदले में क्या मिलेंगे, 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये हमारे पास हो गया बेटा डाइन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पॉली न्यूक्लियोटाइड
टाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में समझ आ गया कि हमारे पास मैनी न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होंगे तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो हमारे पास अच्छी एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारे पास डीएनए पढ़ा है हमने, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डीएनए और आरएनए। ये डीएनए आरएनए किसकी एग्जांपल है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसको मैं अब जो डिफरेंस में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम डीएनए को और आरएनए को, ताकि हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड और अच्छे से समझ आए। तो इनका डिफरेंस देखो, पेपर में डिफरेंस भी आता है इनका, ठीक है। और एमडी कैट होगा तो इनमें कंपैरिजन करते हुए आएगा एमसीक्यूज। ये आ गया डीएनए, या क्या आ गया आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने क्या कहा था कि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड से ही बने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने थे। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर दो हो सकती है, या तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी या तो राइबोज शुगर होगी। अगर बेटा अगर डीएनए है तो इसमें कौन सी शुगर इस्तेमाल होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर तो वो आरएनए है तो कौन सी शुगर इस्तेमाल होगी, राइबोज शुगर। तो पहला डिफरेंस क्लियर है कि डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए है तो राइबोज शुगर। नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि न्यूक्लियोटाइड को में आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। तो अगर पूछा जाए कि डीएनए में कौन कौन सी नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है तो कौन कौन सी होगी बेटा, इस पे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और क्या होगा हमारे पास, थाइमिन। पेपर में एमसीक्यूज आता है कि डीएनए में कौन सी नाइट्रोजिनस बेस एब्सेंट है, कौन सी एब्सेंट हो गई, एडेनिन भी है, गुआनिन भी है, साइटोसिन भी, थाइमिन भी है, कौन सी नहीं, यूरासिल। तो इसमें यूरासिल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इस पे एमसीक्यूज आता है कि डीएनए में कौन एब्सेंट है बेटा, यूरासिल एब्सेंट है। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में कौन कौन सी नाइट्रोजिनस बेसिस होती है हमारे पास, अगेन एडेनिन और क्या होगी बेटा, गुआनिन और क्या होंगी, साइटोसिन और क्या होगी, यूरासिल। इसका मतलब आरएनए में कौन एब्सेंट है, थाइमीन एब्सेंट है। तो डीएनए में यूरासिल एब्सेंट है, आरएनए में थाइमीन एब्सेंट है। डीएनए की कोई टाइप्स नहीं होती हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग, आगे हम पढ़ेंगे। वैसे टाइप्स कुछ ना कुछ डिस्कस होती है, वैसे हम कहेंगे आपकी टाइप्स नहीं है। लेकिन आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं, आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सा आरएनए, इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने नाम याद रखने, कौन कौन सा आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और कौन सा आरएनए हो गया, टीआरएनए। उसके अलावा हमारे पास डीएनए में डिफरेंस देखा जाए तो डीएनए के अंदर क्या कह रहे हैं बेटा, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2। इस तरीके से ये एक आ गया और ये 2 आ गया। तो डीएनए के कैसे स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड। जबकि आरएनए क्या होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, डीएनए कहाँ पे है, हमने पता है ये वाली बात पढ़ी है कि हमारे अंदर जो डीएनए आया है वो हमारे पेरेंट्स से आ रहा है। ठीक है, हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं ताकि हम पेरेंट्स वगैरह जो है उसके मालूम हो सके। ठीक है, इसका मतलब डीएनए इनहेरिट हो रहा है। तो ये कैसा मटेरियल बेटा, इनहेरिटल मटेरियल है। ये इनहेरिट होने वाला मटेरियल है। किससे इनहेरिट हो रहा है हमारे पास बेटा, पेरेंट से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ऑफस्प्रिंग उसकी औलाद के अंदर हो रहा है। ठीक है, जबकि आरएनए हमारे पास क्या काम कर रही है, हमने कहा ये इनहेरिटेंस में काम आ रहा है। इनहेरिटल मटेरियल है हमारे पास, हेरिडिटरी मटेरियल है हमारे पास ये। जबकि आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ये चीज़ अभी हम जब आरएनए पढ़ेंगे हम मजीद देखेंगे कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस में आरएनए इन्वॉल्व है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होगा, ये इनहेरिट हो रहा है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म्स और देखनी बेटा, वो क्या, जैसे हमने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड्स अगर जुड़ते हैं, मोनोसेक्राइड्स जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। उसके बाद हमने पढ़ा अगर कौन जुड़े, अमाइनो एसिड्स जुड़े तो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर हमारे पास फैट्स वगैरह जुड़ रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड था हमारे पास लिपिड के अंदर बेटा, ईस्टर बॉन्ड था। ऐसे ही अगर मैं कहूँ न्यूक्लियोटाइड ये आपस में जोड़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़े तो कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं वो कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये याद होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े, जैसे हमने कहा कि 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो डाई कहलाएगा, ज़्यादा जुड़ेंगे तो पॉली कहलाएगा। इनमें दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा अगर मज़ीद बात की जाए डीएनए को ही, अगर हम डीएनए की बात की जाए, हमें पता है ये क्रोमोसोम है,
इस क्रोमोसोम में क्या भरा हुआ है हमारे पास, क्रोमोसोम के अंदर क्या भरा हुआ है, डीएनए। और अगर मैं कहूँ अब डीएनए के अंदर मैं क्या कह रही हूँ, स्मॉल सेगमेंट, क्या निकालूँ मैं, छोटा सा स्मॉल सेगमेंट निकालूँ। लेकिन वो सेगमेंट के बारे में क्या बात है बेटा, वो सेगमेंट फंक्शनल होना चाहिए। कैसा सेगमेंट निकालना है, जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई ना कोई, जैसे आई का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो हेयर कलर हो गया, हेयर का प्रोटीन हो गया, कोई ना कोई फंक्शन स्पेसिफिक कंट्रोल कर रहा है, वो छोटा सा पार्ट कोई ना कोई फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन। सो व्हाट इज जीन, इट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और ये क्या है बेटा, इट्स अ फंक्शनल सेगमेंट। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, जीन। तो जीन की डेफिनेशन क्या, इट इज़ द स्मॉल फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। तो जीन के बारे में एमसीक्यूज हमारे पास क्या आता है कि अगर पूछा जाए डीएनए के बारे में, डीएनए हमारे पास क्या है बेटा, डीएनए हमारे पास हेरिडेटरी मटेरियल है, जबकि जीन के बारे में पूछा जाए फंक्शनल यूनिट। हेरिडिटी मटेरियल तो है, डीएनए हमारे पास क्या है, हेरिडिटी मटेरियल, लेकिन इस हेरिडिटी मटेरियल में जो फंक्शनल यूनिट है, जो काम करता है इस डीएनए के अंदर, वो कौन है, जीन। तो डीएनए के बारे में क्या कहोगे, डीएनए इज अ हेरिडेटरी मटेरियल है, जबकि हमारे पास जीन क्या है, जीन के बारे में क्या कहोगे बेटा, ये फंक्शनल यूनिट। ये एमसीक्यूज आया था, ठीक है, जब मैंने पढ़ा था मेरे बारे में भी आया था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल इज जीन। डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल वाइल जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था, वाटसन ने दिया था एंड क्रिक ने दिया था। तो कभी कभी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने समझाया बेटा, वाटसन ने समझाया था। और किसने समझाया था, क्रिक ने समझाया था 1953 में। तो ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से ईयर में था, बस नाम याद होने चाहिए, वाटसन था और वो क्रिक था। पहली चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है कि डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड्स के, ये 2 स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, हेलिक्स। हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड से पाया जाता है। कितने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेटा, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है। कितने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो वाटसन क्रिक मॉडल ने क्या कहा बेटा, पहला कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या नाम दिया, हेलिक्स, या डुप्लेक्स भी कह सकते हो आप, हेलिक्स भी कह सकते हैं और डुप्लेक्स भी कह सकते हैं। कितने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब बात याद करने वाली क्या है बेटा, स्ट्रैंड्स हो गए। आपको ये याद रखना है कि अगर एडेनिन है तो एडेनिन हमेशा बॉन्ड किससे बनाएगा, थाइमीन से। अगर साइटोसिन है हमेशा बॉन्ड किससे बनाएगा, गुआनिन से। अब यहाँ स्ट्रैंड देखो बेटा, ये स्ट्रैंड है, मैं कह रही हूँ अगर यहाँ पे एडेनिन लगा है तो इसके सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, थाइमीन। अगर मैं कहूँ यहाँ गुआनिन लगा है तो इसके सामने वाले पे क्या लगेगा, साइटोसिन। अगर मैं कह रही हूँ यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ क्या होगा, गुआनिन। इसका मतलब एडेनिन हमेशा बॉन्ड किससे बनाएगा, थाइमीन से। साइटोसिन हमेशा बॉन्ड किससे बनाएगा, गुआनिन से। उसके अलावा यहाँ बात ऐड कर रही हूँ बेटा, एडेनिन और थाइमीन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। पूछा जाए एडेनिन और थाइमीन के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3। तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डुप्लेक्स या हेलिक्स कह रहे हैं। 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर, एडेनिन और थाइमीन बॉन्ड बनाएंगे, साइटोसिन और गुआनिन बनाएंगे। एडेनिन थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। उसके अलावा डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया। अब बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर में एक और चीज़ है, वो है हमारे पास अपराइट और नेक्स्ट क्या है बेटा, रंग। अपराइट और रंग किससे बना है बेटा, अपराइट जो बना है वो हमारे पास बना है वही पेंटोस शुगर से, और किससे बना हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप से। जबकि रंग किससे बना है, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब यहाँ गौर करो बेटा, ये जो मेन स्ट्रक्चर बना हुआ है ना डीएनए का, ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर जो ड्रॉ हो रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो पूरा बेसिक स्केलेटन जिसको हम बैकबोन कह रहे हैं, पूरी इसकी जो पूरी बैकबोन बनी हुई है, किससे बनी है बेटा, हमारे पास पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट। इसका मतलब किससे बना है, अपराइट। तो अपराइट क्या है, ये जो टोटल बैकबोन या पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्या है बेटा, अपराइट। और इनके दरमियान में ये जहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच हो रही है, ये वाला हिस्सा क्या कहला रहा है बेटा, रंग। तो ये जो बैकबोन का मेन स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसने बनाया है, अपराइट ने बनाया है। और बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस पाई जा रही है वो क्या बनानी है, रंग। तो पेपर में एमसीक्यूज आए, अपराइट कौन बनाता है, पेंटोस शुगर। कौन सी पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। रंग कौन बना रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस। कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस, तुम्हारे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अपराइट क्या है, रंग क्या है, कि हमारा बेसिस जो है वो आपस में क्या लगी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री लगी होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने,
इसका मतलब ये जो बीच में बॉन्ड पाए जा रहे हैं, क्योंकि एडेनिन अगर थाइमिन लगा तो बीच में बॉन्ड कौन से लग रहे हैं बेटा, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स बने हुए, यहाँ पे ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब मैं पूछ रही हूँ बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर मैं जिप क्या होती है बेटा, ये जिप है, अगर जैसे ही बॉन्ड बन जाते हैं दोनों के दरमियान, दोनों स्ट्रैंड जो यहाँ से आ रहे होते हैं जिप के, उसके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, तो हम क्या कहते हैं, जिपिंग हो गई। अगर मैं वापसी ओपन करूँगी वो जो बॉन्ड बना है वो टूट जाता है और जिप के किनारे अलहदा हो जाते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, अनजिप। तो कहेंगे जिप करना है तो क्या बना लो आप, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो। अनजिप करना है तो किसको ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा वाटसन क्रिक ने मजीद बात बताई, वो क्या है बेटा, यहाँ गौर करें, ये डीएनए है बेटा हमारे पास, ठीक है, ये डीएनए। इन्होंने क्या कहा कि ये जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने, जैसे कि मैं कहूँ बेटा ये 5' से चल रहा है कहाँ पे, 3' तक, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, डाउनवर्ड। ये कहाँ से कहाँ चला, 5' से कहाँ चल रहा है बेटा, 3', लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ऐसी मैं कहूँ ये 3' से कहाँ चल रहा है बेटा, ये 3' से 5' चल रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो ये देखो बेटा 5' से 3' लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 3' से 5' लेकिन कौन सी डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक नीचे की तरफ स्ट्रैंड मूव करने की कोशिश करे, दूसरा ऊपर की तरफ। तो इस वजह से डीएनए क्या होगा, ऐसे मिक्स होता हुआ आपको नजर आएगा अगर इसकी आप 3D पिक्चर्स वगैरह देखें। तो ये कैसी डायरेक्शन में चलते हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है इनकी। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स कैसे चल रहे हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन, एक अपवर्ड है तो दूसरा कहाँ पे मिलेगा आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। उसके अलावा बेटा देखो ये हेलिक्स है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन जो 2 स्ट्रैंड्स हैं आपके पास, ये 2 हेलिक्स के जो स्ट्रैंड्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। पेपर में एमसीक्यूज होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ये हेलिक्स, बेटा इन 2 हेलिक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम अगर तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हो, एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंट -10 के इक्वल होता है। तो एंगस्ट्रॉम क्या हो गया बेटा, 20 एक्सपोनेंट -10, कितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी, लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। उसके अलावा क्या कहेंगे बेटा, उसके अलावा अगर गौर किया जाए, ये पूरा स्ट्रैंड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, तो 1 टर्न में एक कंप्लीट टर्न हो गया। पूछा जाता है कि एक कंप्लीट टर्न के अंदर कितने ज़्यादा बेस पेयर होंगे, हमने पढ़ा नाइट्रोजनस बेसिस, तो कितने बेस पेयर पाए जाएंगे 1 टर्न में बेटा, 10 बेस पेयर्स होंगे, मतलब टोटल 20 होगा। एक टर्न के अंदर, ये जो एक टर्न आ रहा है इसके अंदर कितने बेस पेयर होंगे, टोटल 10 बेस पेयर होंगे। यहाँ पर जो है बेटा हमारा वाटसन क्रिक मॉडल हो गया है ख़त्म। क्या क्या पॉइंट्स है इसके, दोबारा गौर करो, अगर मैं बुक दिखा दूँ, बुक से पढ़ते हैं वाटसन क्रिक के मॉडल के पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए बेटा किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्या कहा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स है, स्ट्रैंड कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अगर एडेनिन लगा है तो अपोजिट में क्या लगा होगा बेटा हमारे पास, थाइमिन। अगर साइटोसिन लगा है तो अपोजिट में क्या लगा होगा हमारे पास, गुआनिन लगा होगा। इसके अलावा अपराइट किससे बना है, डाईऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। रंग किससे बना है बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस से बना है। फिर क्या कहा कि हेलिक्स जो है वो आपस में बॉन्ड किससे बनाया है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ने बनाया है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस चीज़ में हेल्प कर रहा है बेटा, जिपिंग में हेल्प कर रहा है, जिपिंग में हेल्प कर रहा है। अगर मैं ब्रेक कर दूंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये अनजिप हो जाएगा। उसके अलावा हेलिक्स कैसे चलने, अपोजिट डायरेक्शन में चलने। अगर हमारे पास एक 5 to 3' है तो वो डाउनवर्ड है, दूसरा 3 to 5' है तो वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। 2 दरमियान हेलिक्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। और एक डुप्लेक्स के अंदर, एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स आ जाते हैं, 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा वाटसन क्रिक। अब यहाँ पे देखो मजीद हमने क्या पढ़ा था डीएनए के बारे में, कि डीएनए के अंदर स्मॉल छोटा फंक्शनल सेगमेंट निकाला जाए तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, जीन कहलाएगा। अब जीन के बारे में मज़ीद हमने और कुछ देखना है, वो क्या है बेटा, हमारे पास अगर ये पता हो ये सेल है और अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या बना हुआ है बेटा, डीएनए। क्या डीएनए कभी भी सेल से, अपने न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाके काम करेगा? हमें ये तो पता है कि डीएनए सारा कंट्रोल कर रहा है सेल पे। सेल का तमाम कंट्रोल किससे कंट्रोल हो रहा है बेटा, डीएनए से कंट्रोल हो रहा है, सब चीज़ें कंट्रोल हो रही। लेकिन क्या कभी भी डीएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं जाएगा। तो वो काम कैसे करेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, ये गौर करो डायग्राम पे, ये सेल हो गया, सेल के अंदर क्या हो गया बेटा, डीएनए हो गया। अब डीएनए ने सपोज करो मैं कह रही हूँ आई का प्रोटीन बनवाना है, आई के अंदर कोई प्रोटीन पाया जा रहा है वो बनवाना है। डीएनए कभी भी साइटोप्लाज्म में आके तो नहीं करेगा। अब क्या करेगा बेटा, डीएनए जो है वो क्या बनवाएगा, अपने अंदर से बेटा आरएनए बनवा लेगा। तो डीएनए ने क्या बनवाया, डीएनए रेप्लिकेट करके क्या बनवा लिया बेटा, आरएनए बनवा लिया। और ये जो आरएनए बनाया वो क्या कहला रहा है, एमआरएनए। एमआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, मैसेंजर आरएनए। क्या मतलब मैसेंजर, डीएनए का जो मैसेज है वो खुद तो नहीं जा सकता, तो उसने किसी और के हाथ भिजवाया साइटोप्लाज्म में मैसेज देके, तो वो क्या कहला रहा है बेटा, एमआरएनए।
यहाँ तक क्लियर है। अब mRNA आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे राइबोसोम है, राइबोसोम है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया ये। ओके अब डीएनए ने इन्फॉर्मेशन किसको ट्रांसफर की बेटा, आरएनए को ट्रांसफर की। कौन सा आरएनए ट्रांसफर किया बेटा, एमआरएनए के अंदर ट्रांसफर की। अब एमआरएनए क्या करेगा बेटा, एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से निकलेगा और किससे कम्युनिकेट करेगा, दो आरएनए से। एक आपके पास राइबोसोम में जो आरएनए पाया जाता है वो है आरआरएनए, आरआरएनए का नाम ही क्या है, राइबोसोमल आरएनए, वो आरएनए जो राइबोसोम में पाया जाता है। दूसरा साइटोप्लाज्म में एक आरएनए होता है बेटा, उस आरएनए का नाम क्या होता है, टीआरएनए। 3 आरएनए हो गए। डीएनए ने जो इन्फॉर्मेशन कॉपी करके जिसको दिया है वो कौन सा आरएनए, एमआरएनए, जो कि क्या कहला रहा है, मैसेंजर आरएनए। फिर मैसेंजर आरएनए आएगा, राइबोसोम के पास एक आरएनए उससे बात करेगा जिसका नाम क्या है बेटा, आरआरएनए। और एक साइटोप्लाज्म में आरएनए, उसका नाम क्या है बेटा, टीआरएनए। 3 आरएनए हो गए, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे डीएनए ने कॉपी करके इन्फॉर्मेशन दी मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकला और गया किसके पास बेटा, राइबोसोम के पास, और किसके पास, टीआरएनए के पास। ठीक है, अब एमआरएनए के बारे में क्या याद रखना है बेटा, एमआरएनए क्या लेके आ रहा है, डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो वो कोड्स की फॉर्म में लेके आएगा, और वो कोड्स कहलाते हैं क्या बेटा, कोडोन्स। क्या कहलाते हैं, कोडोन्स। व्हाट इज कोडोन, कोडोन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ अ ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज कोडोन, कोडोन इज अ ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट्स। एक न्यूक्लियोटाइड है, कितने न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट। जैसे कि मैं कहूँ AUG, एक न्यूक्लियोटाइड वो जिसमें एडिनोसिन है, एक न्यूक्लियोटाइड वो जिसमें यूरासिल है, एक न्यूक्लियोटाइड वो जिसके अंदर गुआनिन है। तो ये तीनों को मिला के मैं क्या नाम दूंगी बेटा, इट इज़ अ कोडोन। पेपर में MCQs आता है, कोडोन किसके पास होता है बेटा, कोडोन जो है वो mRNA के पास पाया जाता है। क्लियर है। एंड व्हाट इज कोडोन, इट इज़ अ ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, mRNA आ गया, इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, कोडोन की फॉर्म में आया, और आने के बाद क्या किया उसने, rRNA के पास गया और tRNA के पास किया। बेटा कोडोन है इन्फॉर्मेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन जो रीड करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो रीड करता है वो कौन करता है, टीआरएनए। तो टीआरएनए इसके पास कोडोन है, तो टीआरएनए के पास क्या होगा, एंटी कोडोन होगा। क्या होगा बेटा इसके पास, एंटी कोडोन। सपोज करो कोड में क्या आया है, AUG आया है, AUG आया है, तो एंटी कोडोन क्या होगा इसका, एडेनिन के साथ हमेशा क्या लगता है, थाइमीन। लेकिन ये आरएनए है, क्या थाइमीन लगेगा यहाँ पे, नहीं। क्या लगेगा बेटा, यूरासिल। अगर यूरासिल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एडेनिन। अगर यहाँ गुआनिन है तो यहाँ क्या लगेगा, साइटोसिन। तो ये आपने क्या बना लिया बेटा, एक एंटी कोडोन बना लिया है। आपके पास कोड होगा, कोड किसके पास है, mRNA, एंटी कोड किसके पास है, टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या है, इस कोडोन को रीड करना और इसका क्या बनाना बेटा, बदले में एंटी कोड बनाना। क्लियर है। तो रीड करने का काम किसका है, टीआरएनए का। अब टीआरएनए रीड कर लिया, रीड करके क्या हुआ, जैसे सपोज करें बेटा आपने क्या किया, आपने अब्बू से बिरयानी मंगवाई है, ठीक है, गर्ल्स इमेजिन करें, आपने अब्बू से बिरयानी मंगाई है, ठीक है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अब्बू को दी, अब्बू लेके गए कोड की फॉर्म में क्या लेके आना है। अब वो जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे भाई, जो वहाँ पे रिसेप्शन पे होगा उनको बोलेंगे भाई बिरयानी चाहिए, जो भी चाहिए। तो टीआरएनए को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब टीआरएनए जो बिरयानी बोली तो बदले में बिरयानी ही डाल के देंगे ना, अब जिंगर तो डालने से रहे। तो टीआरएनए क्या देगा बेटा, टीआरएनए उस कोड को रीड करने के बाद वही सेम चीज़ ला देगा। सपोज करो आई का प्रोटीन का आया तो इसने वही अमाइनो एसिड्स लेके आएगा, ये वही अमाइनो एसिड्स लेके आएगा जो कि क्या बनाते हैं बेटा, आई का प्रोटीन बनाते हैं। तो टीआरएनए का काम क्या है बेटा, क्या लेके आना, अमाइनो एसिड्स को कलेक्ट करना, लेके आना। क्लियर है। आरआरएनए का काम क्या है, जो कि राइबोसोम में अमाइनो एसिड कौन लेके आ गया, टीआरएनए लेके आ गया। आरआरएनए का काम क्या है बेटा, इनके दरमियान बॉन्ड्स बनाना। आरआरएनए का काम क्या है, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड। तो आरआरएनए का काम क्या है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो ये अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, प्रोटीन। मैं एक बार दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ, यहाँ गौर करें। डीएनए ने इन्फॉर्मेशन दी एमआरएनए को, ये हमारे पास कौन सा आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसके पास कोडोन पाए जाते हैं, कोडोन इज ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये इन्फॉर्मेशन लेके आया और आने के बाद इसने आरआरएनए और टीआरएनए से बात की। टीआरएनए क्या किया, इसकी इन्फॉर्मेशन को रीड किया और बदले में क्या दे दिया, एंटी कोड दे दिया। हमें एंटी कोड आ गया लिखना, उसका अपोजिट लगाते हैं, एंटी कोड बन जाता है हमारे पास। उसने इन्फॉर्मेशन रीड की और टीआरएनए का काम क्या बेटा, इसका काम मैसेंजर लाना, मैसेज लेके आना था। टीआरएनए का काम क्या, अमाइनो एसिड्स लेके आना। और आरआरएनए का काम क्या है, इस अमाइनो एसिड्स के दरमियान क्या बनाना, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा क्या बन जाएंगे बेटा, हमारे पास प्रोटीन्स बन जाएंगे। समझ आया। अब यहाँ से यहाँ गौर करें बेटा
कि क्या कहा मैंने कि ये आपके पास सेल है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनना, कौन सा आरएनए बनना, एमआरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। फिर एमआरएनए का राइबोसोम के पास जाके आरआरएनए से बात करना, और किससे बात करना बेटा, टीआरएनए से बात करना। उसके नतीजे में क्या बनेगा, हमारे पास अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसलेशन। तो दो प्रोसेस हो गए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्लियर है। और ये दोनों प्रोसेस किसके हैं बेटा, जीन एक्सप्रेशन के। अब मैं बात समझा रही हूँ असल में जीन एक्सप्रेशन है क्या। जीन पढ़ लिया, व्हाट इज जीन, जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के अंदर जो चीज़ काम कर रही है वो कौन काम कर रहा है, जीन काम कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा आई का प्रोटीन बनाना, जीन बनवाएगा वो। तो जीन अपने आप को बाहर जाके, मतलब डीएनए या जीन अपने आप को बाहर जाके एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्लियर है। वो एक्सप्रेस कैसे करेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जीन सही है, हमारा जीन काम करवा रहा है। वो जीन क्या करेगा, अगर वो आई के प्रोटीन का जीन है तो वो आई का प्रोटीन बना देगा और आपको नजर आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा हाँ हमारा जीन काम कर रहा है। तो जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया क्या, बनवा के प्रोटीन। हमेशा ये लाइन याद होनी चाहिए, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है कैसे बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस करके। और कितने स्टेप्स से, इसके दो स्टेप्स से। कौन सा, पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा क्या होता है बेटा, ट्रांसलेशन। समझ आया बेटा, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए की फुल फॉर्म हमें पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सी शुगर, राइबोस शुगर होती है। उसके अलावा कौन कौन सी बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। क्या एब्सेंट होगा इसमें, थायमिन एब्सेंट होगा। क्या करता है, यहाँ पे हमने लाइन पढ़ी थी, क्या लाइन कही थी, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। समझ आया कैसे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू आरएनए मदद करवाइए क्या करने में, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में। कितने टाइप्स के आरएनए बेटा, हमारे पास 3 टाइप्स के। पहला आरएनए कौन सा है हमारे पास, एमआरएनए। एमआरएनए के बाद में पता क्या होना चाहिए, कितना परसेंट होता है बेटा, 3 से 4%, ज़्यादा नहीं होता, बहुत छोटी क्वांटिटी है, 3 से 4%। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या पाया जाता है, कोडोन्स पाया जाता है। व्हाट आर द कोडोन, इट्स अ ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और एमआरएनए का साइज उतना ही होगा जितना ज़्यादा आपके पास जीन होंगे उसके काम करवाने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आरएनए बेटा, एमआरएनए हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आरएनए है, आरआरएनए। नेक्स्ट कौन सा आरएनए हमारे पास, आरआरएनए। एमआरएनए हो गया। नेक्स्ट कौन सा बेटा, आरआरएनए। आरआरएनए कहाँ पे हो पता है, हमें ये बात पता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, ये राइबोसोम के अंदर होता है। ठीक है। कितना परसेंट होता है, 80% आरएनए। ये कितना था, 3 to 4%। ये कितना है बेटा, 80%। उसके अलावा सबसे लार्ज, सबसे साइज में भी जो लार्ज है वो कौन सा आरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए क्वांटिटी में भी ज़्यादा, आरआरएनए साइज में भी ज़्यादा है। इसका काम हम पढ़ चुके, क्या बनाना, पेप्टाइड लिंकेज बनाना, या पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हो। क्या काम है, पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड को बनवाना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आरएनए कौन सा हो गया हमारे पास, नेक्स्ट कौन सा बचा है बेटा, टीआरएनए। टीआरएनए के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कितने न्यूक्लियोटाइड, तकरीबन 70 से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना, 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर। उसके अलावा क्या होगा, हमने हर आरएनए पढ़ा सिंगल स्ट्रैंड। टीआरएनए के बारे में क्या बेटा, सिंगल स्ट्रैंड, और कहीं कहीं पे सम रीजन पे क्या मिलेगा, डबल स्ट्रैंड मिलेगा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड तो है लेकिन कहीं कहीं पे क्या मिलेगा बेटा, कहीं कहीं पे सम रीजन्स में क्या मिलेगा, ये सम रीजन्स पे क्या मिलेगा, डबल स्ट्रैंड मिल जाएगा। वैसे क्या है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन कहीं कहीं रीजन पे कैसा मिलेगा, हमें डबल स्ट्रैंड मिल जाएगा। उसके अलावा हमने कहा था कोडोन इसके पास है, पेप्टाइड लिंकेज ये करवाता है। तो टीआरएनए का काम क्या था, अमाइनो एसिड्स को लेके आना। तो ये क्या करेगा बेटा, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करेगा। कहाँ से ट्रांसफर करेगा, साइटोप्लाज्म से, साइटोसोल से। और किसको दे देगा, राइबोसोम को देगा, ताकि राइबोसोम क्या बना ले, राइबोसोम प्रोटीन बनवा ले। ठीक है। उसके अलावा क्या था बेटा, अमाइनो एसिड्स हो गए। उसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एंटी कोडोन किसके पास है, टीआरएनए के पास। एमआरएनए के पास कोडोन है, एंटी कोडोन, ये एमसीक्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए के पास क्या, एंटी कोडोन। उसके अलावा इसकी क्वांटिटी पूछा जाए तो कितनी बेटा, 10 से 20% पाया जाता है। ह्यूमंस के अंदर तकरीबन कितनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए बेटा, हमारे पास तकरीबन 45 टाइप्स है ह्यूमन के अंदर टीआरएनए की। तो एमआरएनए हमारे पास 3 से 4%, कोडोन है इसके पास। आरआरएनए राइबोसोम में होता है 80%, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बनवाता है। टीआरएनए 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल स्ट्रैंड है, कहीं कहीं पे डबल स्ट्रैंड होगा। अमाइनो एसिड ट्रांसफर करेगा साइटोप्लाज्म से राइबोसोम में, ताकि क्या हो सके, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। एंटीकोडोन है 10 to 20% होगा, 45 टाइप। तो पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन आपके पास आरएनए है, आरआरएनए। सबसे बड़ा साइज में कौन है, आरआरएनए। सबसे आपके पास पूछा जाए तो अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बेटा, टीआरएनए। सबसे छोटा जो आरएनए है वो कौन सा है बेटा, टीआरएनए। सबसे कम क्वांटिटी में आरएनए कौन सा बेटा, एमआरएनए। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है। उसके अलावा अगर लास्ट चीज देख लो, कोडोन और एंटीकोडोन। अगर मैंने कोड लिख के दिया है, सपोज करो बेटा मैंने ये कोड लिख के दिया, अब मैं कह रही हूँ इसका क्या लिख के दिखा दो हमें, एंटी
कोडोन, पेपर में भी आ सकता है कोडोन का एंटीकोडोन। तो एडेनिन है तो हमेशा क्या लगेगा, यूरासिल, क्योंकि हमें पता है कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। साइटोसिन है तो क्या होगा, गुआनिन। एडेनिन है तो क्या होगा बेटा, यूरासिल। साइटोसिन है गुआनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, एडेनिन है तो यूरासिल। ये आपने क्या लिख दिया, इसका एंटी कोड लिख लिया। पेपर में एमसीक्यूज में कोड्स लिखे आते हैं और बोलते हैं एंटी कोड्स बता दिए जाए। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपके पास हो गया न्यूक्लिक एसिड खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें। कुछ ना कुछ कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि पता लगेगा कोई आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो वो मैं क्लियर कर दूँ, या समझ आए तो बताएं कि समझ आ चुका है। ठीक है, कमेंट्स करने से ही मुझे मालूम होगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से शेयर करें जो कि कहीं कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, या कोई सब्जेक्ट किसी को समझ नहीं आ रहा है, अपने फ्रेंड से शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।